हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट। तो हमने सेक्शन 13 तक कर लिया था। अब देखते हैं, देखो सेक्शन नंबर 14 से शुरू करते हैं। हमने मैरिज देख लिया, डाइवोर्स देख लिया। अब देखते हैं जो बाकी के रिमेनिंग प्रोविजंस हैं। और कल एक और जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम मेंटेनेंस देखेंगे और हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो सेक्शन नंबर 13 के बाद सेक्शन नंबर 14, नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। तो ये क्या है? एक तरह से ये है, बार लगा देता है ये कि शादी में, जो शादी के बाद आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा अगर आपको पिटीशन लगानी है डाइवोर्स की। देखो, नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स शैल बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। तो क्या टाइम पीरियड याद रखना है? 1 साल। इफेक्ट्स क्या हुए इसके? कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन डाइवोर्स प्रोसीडिंग इफ 1 ईयर हैज नॉट बीन elapsed। 1 साल अगर नहीं हुआ है तो कोर्ट वो आपकी जो पिटीशन है उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा। दिस रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू ऑल डाइवोर्स पिटीशंस इंक्लूडिंग सेक्शन 13, 13B, म्यूचुअल कंसेंट सब पे लगेगी। ठीक है। प्रोवाइजो क्या है सेक्शन 14 की? एक्सेप्शंस क्या क्या है? तो इसमें देखो, एक तो एक्सेप्शनल हार्डशिप्स टू द पिटिशनर, अगर बहुत ही हार्डशिप हो रही है रहने में। एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, बहुत डिप्रेविटी है ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। तो अगर एक्सेप्शनल हार्डशिप और डिप्रेविटी है तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने रूल्स के हिसाब से ग्रांट कर सकते हैं डाइवोर्स 1 साल से पहले पहले। और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इफ द कोर्ट फाइंड्स कि जो लीव है, उन्होंने लीव टू टेक डाइवोर्स है 1 साल से पहले वाली, वो ऑब्टेन की है बाय फोर्स, फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, देन द कोर्ट में प्रोनाउंस डिक्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। कोर्ट बोलेगा जो डिक्री है वो विद इफेक्ट कब से लेगी? 1 साल के बाद। या डिसमिस कर देगा पिटीशन विदाउट प्रिजुडिस और उन्हें कहेगा फ्रेश पिटीशन लाना जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, अगर कोई कोर्ट के साथ फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करता है। उसके बाद आते हैं हम, देखो हमने डिक्री की बात करी कि कोर्ट डिक्री 1 साल बाद लाएगा या कैसे लाएगा। हमने देखा डाइवोर्स होगा तो उसमें भी डिक्री पास करेगा। तो अब हम डिक्री देख लेते हैं कहाँ दिया गया है। तो डिक्री इन प्रोसीडिंग सेक्शन 23, कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग फॉर रिलीफ। द कोर्ट शेल ग्रांट रिलीफ ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड। अगर कोर्ट सेटिस्फाई है क्या? 23(1)(a that the petitioner is not taking advantage of his or her own wrong or disability। इसमें क्या है? डिक्री कोर्ट तभी पास करेगा अगर उसे लग रहा है जो पेटिशनर है वो अपनी गलती का ही एडवांटेज नहीं ले रहा है। मतलब कहते भी है ना, द वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। जो कोर्ट आ रहा है इक्विटी लेने, उसको खुद भी इक्विटी करनी पड़ेगी, अपनी गलती की नहीं ले सकता वो। एक्सेप्शन है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो बाद में हो जाए अगर किसी को शादी के बाद। 23(1)(b, इन केस ऑफ एडल्ट्री petitioner हैज नॉट condoned द एक्ट, petitioner इज नॉट accessory, petitioner इज नॉट कनीविंग। मतलब अगर ए और बी थे, बी ने एडल्टरी परफॉर्म कर ली है तो यहां पर उसने इस एक्ट को ए इस एक्ट को कंडोन ना कर ले, माफ ना कर ले, कंडोन ना कर ले कि कोई बात नहीं, एडल्टरी हो गई, गलती होगी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तेरे को, तब भी वी आर लिविंग टुगेदर। या फिर वो एसेसरी ना हो, उसने खुद ही एडल्टरी के लिए मजबूर ना किया हो। ठीक है। तो चंद्र कला वर्सेस अविनाश के केस में क्या हुआ था कि स्पाउस को पूरी नॉलेज थी कि एडल्टरी की है दूसरे स्पाउस ने, और फिर भी कंटिन्यू की कोहैबिटेशन। तो कोर्ट ने कहा यहां तो आपने कॉन्डोनेशन कर दी है। ठीक है। कॉन्डोनेशन मतलब ऑफेंडेड स्पाउस मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द ऑफेंस डिस्पाइट नॉलेज, उसने फॉरगिव कर दिया है। वंस कॉन्डोन, रिलीफ कैन नॉट बी क्लेम्ड अनलेस फ्रेश ऑफेंस अकर्स। एक बार कॉन्डोन कर दिया तो आप दोबारा से रिलीफ नहीं मांग सकते अनलेस एंड अनटिल दोबारा से दूसरी पार्टी ने अडल्ट्री करी हो। 23(1)(b)(b, in case of mutual consent divorce, consent must be free, फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं लिया गया हो। मतलब ए और बी दोनों पार्टीज हैं, दोनों अगर म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट आए हैं तो किसी भी पार्टी का जो कंसेंट है वो फोर्स, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं लिया गया हो, फ्री कंसेंट हो, तभी डिक्री मिलेगी। सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, पेटिशन मस्ट नॉट बी प्रेजेंटेड इन कल्यूजन। दोनों पार्टी जो हैं एक साथ कल्यूड करके पेटिशन प्रेजेंट ना कर रहे हों। 23(1)(d, there must be no unnecessary or improper delay in filing the petition। मतलब वही लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगा, बहुत डिले नहीं होगी हो। 23(1)(e, there must be no other legal ground for refusing the relief। कोई और ऐसा ग्राउंड ना हो जिसकी वजह से रिलीफ को रिफ्यूज कर सके। 23(2), कोर्ट शेल मेक एवरी एफर्ट फॉर रिकंसिलिएशन। तो बस ये भी है कि कोर्ट पूरे एफर्ट करे और एफर्ट्स करेगा कि वो रिकंसिलिएशन के लिए जाए। सबसे पहले कोर्ट में, अब देखो रिकंसिलिएशन के लिए 23(2) में बोला और बताया कि कितने टाइम के लिए एडजर्न कर सकते हैं। तो
नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, 15 दिन की एडजर्नमेंट दे सकते हैं कि चलो रिकनसाइलेशन की ट्राई कर लो। कोर्ट में पास है डिक्री ऑफ डाइवोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एट द एंड कोर्ट को लगा सब कुछ ठीक है बढ़िया है तो डिक्री ऑफ डाइवोर्स वो कोर्ट जो है वो दे देगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को दे सकता है और या फिर कॉस्ट भी लगा सकता है दूसरी पार्टीज पर। फिर आता है व्हेन डाइवोर्स पर्सन में रीमैरी। अब देखो हमने देख ली मैरिज, हमने देख लिया डाइवोर्स, हमने देख ली डाइवोर्स की डिग्री। अब बात आई जब डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद रीमैरी भी तो कर सकता होगा ना इंसान। ऐसे स्टोरी की तरह रखेंगे तो सारे सेक्शन याद होते रहेंगे। तो व्हेन डाइवोर्स पर्सन में मैरी अगेन तो मतलब में रीमैरी। रीमैरी कब कर सकता है? तो देखो अगर डाइवोर्स की डिग्री से अपील अलाउड है तो ओनली आफ्टर अपील पीरियड एक्सपायर्स, या तो अपील का पीरियड खत्म हो गया हो या फिर अपील डिसमिस हो गई हो या फिर अपील लाए ना करती हो। मतलब एक अपील अगर लाए करती है तो सामने वाला कोर्ट ही नहीं गया इतने टाइम तक। मान लो 90 डेज में अपील करनी थी तो 90 डेज तक वो कोर्ट नहीं गया तो 91st डे पे दूसरी पार्टी मैरिज कर सकती है। इफ अपील इज डिसमिस, उसने अपील कर दी कोर्ट ने डिसमिस कर दी तो उसके डिसीजन के बाद भी कर सकते हैं। और अगर अपील लाए ही नहीं करती है तो डाइवोर्स की डिग्री की इमीडिएटली बाद रीमैरी कर सकते हैं। तो 15 को याद रखना है रीमैरी से। अब शादी के बाद आ जाते हैं बच्चों पर। तो लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, तो लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। अभी हमने पीछे देखा ना कौन सी मैरिजेस वॉइड होंगी और कौन सी वॉइडेबल होंगी। तो अब जो उनसे बच्चे होंगे उनका क्या? तो यहाँ पर कोर्ट की एक सीधी सी बात है कि रिलेशंस जो हो सकते हैं वो वॉइड और वॉइडेबल हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो कभी भी इलेजिटिमेट नहीं होंगे। रिलेशंस लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट हो सकते हैं फादर मदर के, लेकिन जो चाइल्ड है वो कभी लेजिटिमेट नहीं होंगे। तो देखो चिल्ड्रंस ऑफ वॉइड मैरिज आर डीम्ड लेजिटिमेट, चिल्ड्रन ऑफ वॉइडेबल मैरिज कंसीव्ड और बॉर्न बिफोर डिक्री ऑफ नलिटी आर लेजिटिमेट। तो बच्चों को फिक्शनल लेजिटिमेसी दे दी गई है सेक्शन 16 में। अब 17 और 18 हमने वैसे भी देख लिए थे। 17 में बाइगेमी की पनिशमेंट है जो कि हमें बीएनएस में है वही सेम रहेगी, और मैरिज तो हमने पता ही है वॉइड होती है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन, अब इसमें क्या है, इसमें भी पनिशमेंट है जो हमने देखा था कि अगर किसी ने चाइल्ड मैरिज कर ली है तो अप टू 2 years और 1 लाख का फाइन, और अगर किसी ने अपनी स्पिंडा या प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी कर ली है तो 1 month की इंप्रीजनमेंट और 1000 फाइन या फिर दोनों। तो ये भी हमने सेक्शन देख लिए थे, सेक्शन 17 और 18। अब आते हैं सेक्शन 19। कोर्ट टू विच पेटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, कौन से कोर्ट में जाना है पेटिशन लेके हमें डाइवोर्स की? तो पेटिशन कैन बी फाइल्ड वेयर मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, जिसकी जुरिस्डिक्शन में मैरिज हुई थी, मैरिज सोलेमनाइज हुई थी, या फिर जहां रिस्पोंडेंट रहता है जो पेटिशनर है उसकी दूसरी पार्टी रिस्पोंडेंट रहता है, या फिर दोनों पार्टीज एक साथ रही थी लास्ट टाइम। तो पार्टीज रिजाइड टुगेदर, दोनों पार्टी जहां पर लास्टली रह रही थी, या फिर वुमेन को थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन देने के लिए वाइफ रिसाइड्स, जहां पर वाइफ रिसाइड करती है। इफ शी इज पेटिशनर, अगर वाइफ पेटिशनर है तो ही। पेटिशनर रिसाइड्स इफ रिस्पोंडेंट इज आउटसाइड इंडिया, अगर रिस्पोंडेंट इंडिया से बाहर है या 7 साल से उसका पता नहीं है तो जहां पेटिशनर रह रहा हो। तो ठीक है, जहां पर देखो सबसे पहले शादी हुई, ठीक है, मैरिज प्लेस, या फिर जहां पर रिस्पोंडेंट रह रहा है। थर्डली जहां पर पार्टीज लास्ट रिजाइड टुगेदर, दोनों पार्टीज साथ में रही। और उसके बाद अगर वाइफ पेटिशनर है तो जहां वो रहती है वेयर शी रिजाइड्स, जहां रह रही है वहां। और लास्टली पेटिशनर को दिया है कि तुम जहां रह रहे हो वहां कर सकते हो इफ 7 साल से पता ही नहीं है इंसान कहां पर है या फिर वो रिस्पोंडेंट आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी जुरिस्डिक्शन। अब सेक्शन 20 कुछ नहीं है, नॉर्मल रीडिंग कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन। तो जो भी आपने फैक्ट्स अपनी पिटीशन में लिखे हैं उनको डिस्टिंक्टली लिखना है, और उनको जो है उसमें लिखना है आपको कि कोई कोल्यूजन वगैरह नहीं है, और उसको वेरीफाई करना है। 21 एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी, तो सीपीसी का प्रोसीजर लगेगा। 21A ट्रांसफर ऑफ पिटीशंस, अगर बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज ने फाइल करी है पिटीशन, ठीक है, दोनों पार्टीज ने फाइल करी है पिटीशन, अगर तो वो सेम कोर्ट में है तो उनको ज्वाइंटली सुन लिया जाएगा। अगर डिफरेंट कोर्ट में है तो जो लेटर पिटीशन है जिसने बाद में फाइल करी है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट जहां पर पहले वाले पिटीशन थी। मान लो ए एक स्पाउस है, बी एक स्पाउस है। ए ने फाइल करी शिमला, बी ने फाइल करी सोलन के कोर्ट में, ठीक है, दोनों ने फाइल कर दी। ए ने करी थी मान लो नवंबर में, नवंबर 2025, बी ने फाइल करी दिसंबर 2025। तो यहां पर जोन सी पिटीशन लेटर है
उस वाली को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पहले वाले के कोर्ट में, ठीक है, जहां पहले फाइल हुई थी। सेक्शन 21B स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पीडी ट्रायल, इसमें क्या बोला है देखो, जो मैरिज से रिलेटेड मामले हैं उनमें डे टू डे ट्रायल चलेगा। एडजर्नमेंट तभी मिलेगी अगर कोई रीजन इन राइटिंग देगा, ऐसे एडजर्नमेंट्स नहीं मिलेगी, डे टू डे ट्रायल होगा। एडजर्नमेंट मिलेगी अगर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और इंपॉर्टेंट 6 मंथ्स के अंदर अंदर नोटिस के डिस्पोजल हो जाना चाहिए प्रोसीडिंग्स का, और जो अपील है वो डिस्पोज हो जानी चाहिए 3 मंथ्स में। तो याद क्या रखना है, 6 मंथ्स में हमारी पिटीशन डिस्पोज होगी, 3 मंथ्स में अपील, बस यहां से ये याद रखना है। 21C डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, नो डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल मेयरली बिकॉज इट इज अनस्टैम्प्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अनस्टैम्प्ड और अनरजिस्टर्ड है, मतलब जो आपकी शादी के डॉक्यूमेंट है अगर वो अनस्टैम्प्ड या अनरजिस्टर्ड है, तो हम उसको इनएडमिसिबल नहीं करेंगे इफ रिलेशनशिप इज इन क्वेश्चन, अगर रिलेशनशिप क्वेश्चन में है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन आ गई है एविडेंस को। उसके बाद आते हैं 22 इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, ये भी याद रखना, ये हेडिंग से ही आ जाता है कि कौन से सेक्शन में इन कैमरा प्रोसीडिंग है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो सेक्शन 22 प्रोसीडिंग शैल बी इन कैमरा, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जो है उसकी प्रोहिबिटेड है। इन कैमरा का मतलब होता है एक क्लोज्ड रूम में होगी जहां पर सिर्फ पार्टीज प्रेजेंट होगी, कोई आउटसाइडर थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, पार्टीज और उनके प्लीडर्स ही आते हैं। फाइन होगा 1000 का अगर वायलेशन हुई। जजमेंट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को पब्लिश कर सकते हैं। 23A रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट में क्लेम एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर दिस एक्ट। तो जो रिस्पोंडेंट है वो कोई भी रिलीफ क्लेम कर सकता है इस एक्ट में, जो है कोर्ट में ग्रांट रिलीफ इवन इफ रिस्पोंडेंट डिड नॉट फाइल सेपरेट पिटीशन। मान लो कि ए ने अगर किसी चीज के लिए केस फाइल किया है, मान लो डाइवोर्स के लिए, तो जो बी है वो अपनी उसमें कोई भी रिलीफ मांग सकता है जो इस एक्ट में है, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस, फॉर एग्जाम्पल कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, तो ये चीजें मांग सकता है बी भी, जो भी इस एक्ट में दिया गया है। तो बस ये बताया गया है इस सेक्शन में, और अगर उसने सेपरेट पिटीशन फाइल नहीं करी तब भी कोर्ट उसको उसी वाली पिटीशन में अलाउ कर सकता है कि आप मांग सकते हो। अब आता है कस्टडी एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखो बीच में हमने 24-25 छोड़ दिए क्योंकि वो मेंटेनेंस है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब आती है कस्टडी। तो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, इंटरिम और फाइनल ऑर्डर फॉर कस्टडी मेंटेनेंस एंड एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ, अब कोर्ट इसमें बस क्या देखेगा, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इज पैरामाउंट, ऑर्डर्स कैन बी मॉडिफाइड, डिस्पोजल कितने दिन में करना है, 60 डेज फ्रॉम द, तो अगर कस्टडी की बात है तो 60 डेज में डिस्पोज करो, और देखेगा क्या कोर्ट देते हुए कि वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के, उसको लगेगा कि वेलफेयर चिल्ड्रन का किसके साथ है वहीं भेजेंगे। अब डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें क्या याद रखना है, एक प्रॉपर्टी है कोई जो शादी के टाइम दोनों को मिली है तो ज्वाइंटली ओन्ड है, ज्वाइंटली ओन्ड है कोई प्रॉपर्टी, तो इसमें कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो कोर्ट डीम करे, डीम जस्ट एंड प्रॉपर, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, किसी को भी प्रॉपर्टी दे सकता है जिसको जो भी जस्ट एंड प्रॉपर लगे। बस याद रखना है ज्वाइंट प्रॉपर्टी मैरिज के टाइम पे मिली हुई है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता। फिर आती है अपील्स एंड एग्जीक्यूशन। तो 28 अपील्स, डिक्री अपीलेबल एज पर सीपीसी, ऑर्डर अंडर सेक्शन 25 एंड 26 अपीलेबल इफ नॉट इंटरिम, नो अपील ऑन कॉस्ट। बस यहां से याद क्या रखना है, क्या याद रखना है कि जो अपील है वो विद इन 90 डेज, तो अगर कोई भी डिसीजन आया है तो अपील का टाइम पीरियड याद रखना है 90 डेज, और हमने पढ़ा था कि अपील डिस्पोज ऑफ कितने दिन में करनी है, 30 डेज ही था ना शायद, कि 3 मंथ्स था, को देख लेते हैं। एप्लीकेशन पिटीशन स्पेशल प्रोविजंस, तो जो अपील डिस्पोज ऑफ करनी है, थ्री मंथ्स, सॉरी 3 मंथ्स में करनी है, 3 मंथ्स, 30 डेज नहीं, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में नॉर्मल पिटीशन, 3 मंथ्स में अपील डिसमिस करनी है। सेक्शन 28A एनफोर्समेंट, जो डिग्री है वो सिविल कोर्ट की डिग्रीज की तरह ही एनफोर्समेंट होगी उनकी। लास्ट में कुछ नहीं, बस 29 सेविंग क्लॉज है, उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब हमारे पास देखो सिर्फ 2 सेक्शंस बच गए हैं इस एक्ट में, 2 सेक्शंस बच गए हैं, वो हम करेंगे कल। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया है इसमें अभी हिंदू मैरिज एक्ट में। तो देखो सबसे पहले तो हम आए थे सेक्शन नंबर 4 में, जिसने बोला था ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, पुराने सारे सब कुछ भूल जाओ, ओवर राइडिंग
इफेक्ट होगा। सेक्शन नंबर 5 में क्या बोला था? कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज, मतलब बाईगैमी नहीं होनी चाहिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए, और प्रोहिबिटेड रिलेशन नहीं होने चाहिए, स्पिंडा रिलेशन नहीं होने चाहिए, 18 और 21 की एज होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस थी। सेक्शन 6 तो रिपील हो गया था। सेक्शन 7 में बोली थी सेरेमनीज, सेरेमनीज वो भी देख लेना किसकी होनी चाहिए, ईदर पार्टी की कोई भी सेरेमनीज परफॉर्म की हो। फिर आता है सेक्शन 8 जिसमें बोला था रजिस्ट्रेशन, शादी है तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं करवाई तो 25 रुपीज़ का उसमें नॉमिनल सा जुर्माना था, और सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का एक केस था। उसके बाद सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए एक पार्टी कोर्ट में जा सकती है, एनी पार्टी कैन अप्लाई। 10 में था जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन होती है 1 ईयर की। सेक्शन नंबर 11 में बताया था हमारे को कि जो मैरिजेज है वो वाइड वाली कौन सी होती है। 12 में बताया था वॉइडेबल, वॉइडेबल में एक तो अनसाउंडनेस था ही, उसके साथ साथ हमारे पास इम्पोटेंसी भी था, इम्पोटेंसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई हो, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन या प्री मैरिज प्रेगनेंसी, प्री मैरिज प्रेगनेंसी, तो इनमें 1 साल का टाइम पीरियड होता है। फिर 13 में आए थे हम, 13 तो है डाइवोर्स, और डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड थे? अडल्ट्री, क्रूएलिटी, डिजर्शन, अपोस्टेसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, विनीरियल डिजीज, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, या फिर 7 साल तक सुना नहीं है। ठीक है, तो कैसे याद किए थे हमने ये? AC DC, AC DC, UV, रिनंसिएशन और 7 ईयर्स, R7। तो ये हमने ऐसे याद किए थे। उसके बाद 1A में था कि ROCR और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के 1 साल के बाद आपको डाइवोर्स मिल सकता है अगर कोहैबिटेशन शुरू नहीं हुई हो। उसके बाद 2 में था स्पेशल ग्राउंड्स जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है। तो वाइफ को क्या थे कि अगर बाईगैमी करी हो, मतलब उसका सेकंड स्पाउस जिंदा हो, या रेप, सोडोमी, बिस्टियलिटी जैसे उसके लिए वो एक्यूज ना हो लेकिन गिल्टी हो गया हो ऐसे किसी ऑफेंस के लिए। 1 साल से मेंटेनेंस दे रहा है वाइफ को लेकिन फिर भी कोहैबिटेशन हुई, एक वो था। और दूसरा था कि 15 से 18 की एज के बीच अगर उसकी शादी हो पहले हो गई होती है तो वो 15 से 18 के बीच उसको वाइड कर सकती है वाइफ। तो ये ग्राउंड्स वाइफ के थे। उसके बाद 13A ऑल्टरनेट रिलीफ क्या मिल सकते हैं डाइवोर्स की डिग्री में? तो जुडिशियल सेपरेशन मिल सकता है। 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसमें बस याद रखना है कि पहली पिटीशन के बाद जो दूसरी है वो 6 to 18 मंथ्स में आएगी। उसके बाद आ गया 14 में बोला 1 साल से पहले तो जी हम आपको डाइवोर्स नहीं देंगे, जो हमने आज ही पढ़ा। फिर आता है हमारे पास 15, शादी डाइवोर्स खत्म हुई, 1 साल तक नहीं देंगे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में दे देंगे। 15 में रीमैरी कब कर सकते हैं? फिर तो 15 में रीमैरिज आ गया। फिर आता है 16 में अब शादी के बाद लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। फिर आता है हमारे पास नंबर 17 और 18 में थी पनिशमेंट्स, 17 और 18 में पनिशमेंट। 17 में थी हमारे पास शायद हाँ बाईगेमी, जो कि BNS में होगी वही मिलेगी। और 18 में हमारे पास कौन सी पनिशमेंट्स थी? अगर स्पिंडाज में शादी कर ली हो या फिर चाइल्ड मैरिज कर ली हो तो उसकी पनिशमेंट। लेकिन चाइल्ड मैरिज हमने देखा वैलिड होती है लेकिन उसकी पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 19, वहां से शुरू होगी जुरिस्डिक्शन, केस कहाँ फाइल हो सकता है, जुरिस्डिक्शन। 20 में बोला जो आप उसमें लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे कोई कोल्यूजन नहीं हुआ है और उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा अपनी पिटीशन को। 21 में बोला CPC का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 21A में बोला कि अगर एक से ज़्यादा फाइल हो गई तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। 21B में बोला कि डे टू डे ट्रायल चलेगा, डे टू डे। 6 मंथ्स में हमें पिटीशन डिस्पोज करनी है, 3 मंथ्स में हमें अपील डिस्पोज करनी है। 21C में बोला अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है तो भी हम उसको एविडेंस ले लेंगे अगर रिलेशनशिप की बात है तो। 22 एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें बोला इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। फिर आता है 23 में डिग्री की बात करी।
फिर आया 23A। 23A में है काउंटर क्लेम, कि दूसरी पार्टी कोई और क्लेम मांग सकती है, जो भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट है वो कुछ और मांग सकता है, जो भी दिया गया है इस एक्ट में कोई और रिलीफ मांग सकता है। ठीक है, तो ये था 23A। 24 और 25 हम कल करेंगे, जिसमें मेंटेनेंस और एलिमनी की बात है। फिर उसके बाद आया 26 कस्टडी, तो उसमें कोर्ट देखेगा पैरामाउंट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। फिर आया 27 में आई ज्वाइंटली हेल्ड प्रॉपर्टी की बात। ज्वाइंटली हेल्ड प्रॉपर्टी अगर किसी की है तो उसमें भी कोर्ट कोई भी जस्ट और कोई भी जस्ट डिसीजन दे सकता है जो उसको ठीक लगे कि प्रॉपर्टी किसके पास जानी। बस याद रखना है प्रॉपर्टी जो है वो ज्वाइंटली होल्ड होनी चाहिए, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं की है यहाँ पे। फिर आता है 28 अपील्स। अपील की बात जस्ट नॉर्मल है, 90 डेज में फाइल करनी है अपील। ठीक है, और 28A में आ जाता है उसकी एनफोर्समेंट। तो जैसे एनफोर्स वैसे ही होगी जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री होती है। 29 सेविंग्स, तो हिंदू मैरिज एक्ट खत्म, इजी। तो अब जो मेंटेनेंस बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।